अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान। और जो थंबनेल है, जो हमारे पास टॉपिक है, जो तुम्हें पीछे दिख रहा है, इससे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो वायरसेस की हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी और उस पर बेस्ड है। क्योंकि वायरस को हम समझने जा रहे हैं, वायरस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम शुरू करेंगे एडोल्फ मेयर से। किससे? एडोल्फ मेयर से। अब एक बात याद रखना, ये जो एरा है ना, ये 1850 से लेकर 1950, ये जो 100 साल है ना, ये बायोलॉजी में रेवोल्यूशन ले आए। इस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, खास तौर पर जो माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया है, जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जो माइक्रोब्स या जर्म से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन हुए, जो नई नई बहुत सारी डिस्कवरी हुई है, वो इसी एरा में। तो बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी जो है वो इसी से कनेक्टेड है। सेम ही साइंटिस्ट थे। वायरसेस पे भी काम हो रहा था, बैक्टीरिया पे भी काम हो रहा था। कुछ ने बैक्टीरिया में बड़ा नाम कमा लिया, कुछ वायरसेस में बड़ा नाम कमा लिया। तो प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की हिस्ट्री, लेकिन वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, यही मिलते जुलते नाम होंगे, सेम एरा होगा 1850 से लेकर 1950 तक। ये जो एरा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरा है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री अगर देखें, या फिर बायोलॉजी की भी ज़्यादातर हिस्ट्री जो है, बहुत सारी रेवोल्यूशन वो इसी एरा में हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे पास वायरसेस की डिस्कवरी है, वायरस के जो डिस्कवर कैसे हुआ था और उसकी हिस्ट्री क्या, उससे रिलेटेड कुछ मेन बंदे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उनके नाम लिखे हुए हैं, ताकि मैं कोई जो पॉइंट है उनको स्किप ना कर जाऊँ, किसी साइंटिस्ट को भूल ना जाऊँ। तो शुरू करते हैं एडोल्फ मेयर से, जो कि 1886 से ये बात शुरू होती है। अब जो वायरस की अगर डिस्कवरी की बात करें, तो ये तो मतलब बहुत पुराना है। हम 1400-1500 बीसी भी चले जाएं, बिफोर क्राइस्ट में 3-4 हज़ार साल पहले भी चले जाएं, तो वायरस उस वक्त भी प्रेजेंट थे। उस वक्त के जो भी हमारे पास राइटिंग्स थी, उसमें इनके आसार नज़र आ रहे थे। लेकिन हम क्योंकि डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा सा जो रिसेंट काम थे 1886 वहाँ से लेंगे। नहीं तो 1796 में अगर याद हो, तो हम जो एडवर्ड जेनर था, उसने वैक्सीनेशन मुतारफ करवाई पहली बार स्मॉल पॉक्स के लिए, काउ पॉक्स के, उन्होंने एंटीबॉडीज यूज़ की थी वगैरह। लेकिन वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वो जब वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन में बेसिकली वायरसेस के साथ बड़ा इनका डीप कनेक्शन है। तो वो हिस्ट्री जब 1796 वाली है, या 1774 में एक और बंदा था, वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। और फिर वो आते हैं आगे वैक्सीनेशन वाली हिस्ट्री में। आज हमने वायरसेस की डिस्कवरी के बारे में देखना है, तो हम शुरू करेंगे 1886 से। अब 1886 से थोड़ा देर पहले चले जाए 1879 में, यही बंदा था एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर याद रखना, ये जर्मन था। क्या था हमारे पास? अब मैं इसके पॉइंट्स लिखूंगा, हर एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और हर एक डिस्कवरी ने दूसरे को हेल्प की है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन ये जर्मन था। ठीक है, ये जर्मन था। और 1879 में, अब 1879 में इस बंदे को भेजा गया था, क्योंकि बड़े हाई पोस्ट पे था, तो इस बंदे को भेजा गया था एज ए साइंटिस्ट नेदरलैंड। और नेदरलैंड भेज के इन्होंने वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे जो इनके पास टोबैको है, तो सारे चरसी थे। तो जो टोबैको प्लांट है, जो तंबाकू का इनका पौधा था, उन पे एक बीमारी थी और वो बीमारी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो इस बंदे को भेजा था कि यार देखो ये क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। अब ये जो ऐसा दौर था, इस वक्त जो बैक्टीरियोलॉजी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बड़े जोरों शोर पे थे। ये वही आ रहा है, याद रखो, जहाँ पे रॉबर्ट कॉक के पास्टुलेट्स और रॉबर्ट कॉक की डिस्कवरी टीबी से लेकर, और ये सारी जो डिस्कवरी, वो काम हो रहा था। लुइस पास्चर अपना काम कर रहा था फ्रांस में बैठ के। तो बड़े इंपॉर्टेंट काम हो रहे थे। और उस वक्त साइंटिस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो है ना, वो डेविएटेड थे, या उनकी तरफ उनकी पूरी तवज्जो थी कि यार बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि किस वजह से हो रही है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। तो उस वक्त साइंटिस्ट के जहन में ये बात याद रखना, जितने भी इस दौर के साइंटिस्ट थे ना, वो कह रहे थे कि कोई माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज काज करते हैं, माइक्रोब्स काज डिजीजेस। ये उनका सोचने का अंदाज था। ठीक भी था, गलत भी था। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज तो माइक्रोब्स की वजह से होती है, चाहे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, जो भी हो। लेकिन अब नहीं, कुछ कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए माइक्रोब्स का होना जरूरी नहीं है। तो फिर लेकिन उस वक्त जो साइंटिस्ट के जहन में थे, वो यही बात थी कि माइक्रोब्स काज डिजीज है, कि जो हमारे पास बीमारी होती है वो माइक्रोब्स की वजह से होती है। तो फिर ये जो सोच है, ये तकरीबन हर साइंटिस्ट के जहन में, आपको जब इसको हम हिस्ट्री 1 बाय 1 इसकी हिस्ट्री करेंगे या किसी बुक्स में होगा, तो ये सोच उनके जहन में आपको नजर आएगी। तो हमने क्या कहा था कि ये बंदा 1879 में, नॉट 86, 1879 में नेदरलैंड चला गया था। और वहाँ पे जो हमारे पास टोबैको प्लांट्स थे, जो तंबाकू के पौधे थे, वहाँ पे एक बीमारी थी कि उनके जो पत्ते थे, टोबैको प्लांट में मेन चीज तंबाकू पत्ते का ही होता है। पत्ता ही अगर उसका खराब हो, जो लीफ है वो उसका खराब हो, पौधा उसका खराब हो, तो फिर तो टोबैको मिल नहीं रहा, प्रोडक्ट मिल नहीं रहा। तो ये बड़ा मसला था।
तो उसको जांचने के लिए बंदा जर्मनी से गया था नेदरलैंड, और वहां पे इसने पौधों में देखा कि आप जो पत्ते हैं ना उसपे मतलब अजीब सी डिस्पैचेस, मतलब अजीब सी कलरेशन हुई है, कहीं कहीं पे अजीब अजीब से पैचेस लगे हुए हैं। बाकी पत्ता ग्रीन था और कई कई से कई येलो हुआ है, कहीं कहीं ये बिल्कुल सूख गया है, तो पत्ता आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड होकर खराब होता जा रहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि यार ये जो पैटर्न है कुछ मोज़ेक सा पैटर्न है, तो उसने इस डिजीज को नाम दिया था एडोल्फ मेयर ने। वापस आके 1886 में इसने ये बात रिवील की थी। 1879 में गया था नीदरलैंड। अब वहाँ पे जहाज वाला सिस्टम तो था नहीं कि जहाज से चला गया, ये सारा सीन हुआ, तो वहाँ पे उसने काफ़ी ऑब्जर्व किया। फिर वापस जब जर्मनी आया तो उसने फिर ये राइटिंग, ये चीज़ जो है पब्लिश की या इसको रिवील किया कि ये जो डिजीज़ है ना ये कुछ मोज़ेक टाइप है। क्या है? मोज़ेक टाइप है कि जगह जगह पर हमारे पास धब्बे से नजर आएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और पूरा पत्ता इससे खत्म हो जाता है। तो उसने उस बीमारी को नाम क्या दिया जो टोबैको में थी? उस बीमारी को उसने नाम दिया टोबैको मोज़ेक। क्या? टोबैको, यहां से ये चीज याद रखो, टोबैको मोज़ेक डिजीज, TMD, टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी ये नाम किसने कॉइन किया? एडोल्फ मेयर ने। ये एमसीक्यूज के हवाले से, एमडीकैट के हवाले से, नीट के हवाले से, ईटा के हवाले से, या किसी इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो एंट्री टेस्ट है, वहाँ पे ये चीज़ इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। टोबैको मोज़ेक डिजीज का जो टर्म था, जो नाम था, वो किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने दिया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, नेदरलैंड दिया था। फिर वापस आए, वापस आने के बाद उसने ये बात बता कि इस तरह के, फिर उसने ये बात भी की कि इस अगर टोबैको कोई प्लांट है, कोई टोबैको का पौधा है, कोई भी, मैं बिलफर्ज ये पौधा है और इसका ये एक पत्ता है, ठीक है, ये एक पत्ता है, मैं से बता रहा हूँ। कहते हैं अगर इसको कोई सैप ले ले, मतलब इससे थोड़ा सा पानी ले ले या इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसे पानी निकाले, एक सैप निकाले, जो कि क्या हो, ये एक बीमार पौधा है। क्या है? एक बीमार पौधा है, उससे उसने एक सैप निकाला। कहते हैं अगर इस सैप को हम किसी हेल्दी पौधे के ऊपर छिड़क दें, किसी हेल्दी पौधे के ऊपर डाल दें, तो वो जो पौधा है वो भी बीमार हो जाता है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि ये हमारे पास वो पौधा भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इट्स मीन कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको बीमार कर रहे हैं। तो उसने यही सोचा कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होगा। मतलब उस वक्त यही चीज़ आदत समझी जाती थी, तो उसने कहा कि ये चीज़ किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होगा। बैक्टीरिया की वजह से होने की वजह से उसने कहा इसको यहीं पर उसने एंड अप कर दिया। मतलब उसकी किस्मत में वायरस की डिस्कवरी थी ही नहीं, तो उसने बात 1886 में ये कहकर एंड कर दी कि हमारे पास अगर इसका सैप निकाल के किसी हेल्दी होस्ट पे या हेल्दी पौधे पे छिड़क दें, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हेल्दी पौधा है वो भी बीमार हो जाता है, उसको भी वो बीमारी लग जाती है। ये भी इसकी ऑब्जर्वेशन थी, और साथ में इसको जो नाम दिया था टोबैको मोज़ेक डिजीज का, वो भी एडोल्फ मेयर का काम था। यहाँ से बात हुई है स्टार्ट। और एक बात, जब वायरस की डिस्कवरी में सबसे पहले हमारे पास किसी ह्यूमन में या एनिमल में डिस्कवरी नहीं हुई, सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी प्लांट में हुई है। इसी टोबैको प्लांट में इसी डिजीज की वजह से डिस्कवरी हुई है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हवाले से भी और वैसे भी वायरोलॉजी के हवाले से। तो इसने ये तो बातें कर दी, ठीक है। यहाँ पे अब इसी टाइम में, ये जर्मनी में था, ठीक है, ये जर्मनी में था। इसी दौर में रशिया के अंदर, कहाँ पे? रशिया के अंदर जो ये एक साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम था दिमित्री इवानोव्स्की। क्या नाम था इसका? दिमित्री इवानोव्स्की। ये बंदा उस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट था, मतलब अभी अभी इसकी ग्रेजुएशन हुई थी। तो इस बंदे को भेजा गया यूक्रेन। कहाँ भेजा गया? यूक्रेन भेजा गया। और यूक्रेन भेज के उसको भी यही कहा था कि यार ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है, ये जो प्लांट है, ये जो टोबैको को बीमारी लगी, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, किस वजह से हो रहा है, क्या इसके सद्देबाब हो सकते हैं। तो ये बंदा रशिया से उठ के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? यूक्रेन में। यूक्रेन गया, और ये किस दौर की बात है? जब ये यूक्रेन जा रहा था, ये तकरीबन 1888 के लगभग था, ये बंदा चला गया यूक्रेन। यूक्रेन में जाके उसने काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन की, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद वापस आया 1892 में। कब? 1892 में ये वापस रशिया आया, और उसने एक पेपर जो है वो पब्लिश किया, या उसको मतलब आगे पब्लिश किया एक पेपर। उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स थी वो चीज़ें पब्लिश की उसने। तो उस पेपर में क्या था? उस पेपर में ये जो इवानोव्स्की है, इसने कहा कि जब मैं टोबैको मोज़ेक डिजीज को क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने क्या क्या किया। तो उसने क्या क्या किया? उसने हमारे पास जो टोबैको मोज़ेक, अब देखो सैप वाला जो किस्सा है कि अगर इससे हम सैप निकाल लें, जैसे कोई थोड़ा सा निचोड़ लें और वो सैप किसी हेल्दी होस्ट पे डाल दें, हेल्दी टोबैको पे डाल दें, तो वो भी बीमार हो जाता है। ये एडोल्फ मेयर का काम था। इसी के मद्देनजर उसने वहां पे क्या किया? वो सैप निकाला। क्या किया? सैप निकाला। अब मेरे पास प्लांट से उसने, मैं कहता हूँ कि एक्सट्रैक्ट निकाला, मैं इसको साइंटिफिक नाम दे रहा हूँ, एक प्रॉपर नाम दे रहा हूँ कि टोबैको एक्सट्रैक्ट निकाला उसने। टोबैको एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद अब होना क्या चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूँ,
टोबैको एक्सट्रैक्ट निकाला उसने, जो डिजीज प्लांट था, जो डिजीज टोबैको था, उसे एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको कर दिया फिल्टर। क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया। कौन सा फिल्टर यूज किया? चैम्बरलैंड फिल्टर यूज किया उसने। कौन सा फिल्टर यूज किया? चैम्बरलैंड फिल्टर। अब चैम्बरलैंड जो है इसने 1884 में एक पोर्सलिन का फिल्टर बनाया था। पोर्सलिन क्या, जैसे मिट्टी के बर्तन नहीं होते, तो इसी तरह का हमारे पास पोर्सलिन एक अर्थवेयर है, एक हमारे पास सिरामिक टाइप है, जिससे आजकल कप पे जिसमें चाय वगैरह पीते हैं तो वो भी एक सिरामिक है। तो इसी तरीके से पुराना मतलब एक सिरामिक है, पोर्सलिन उसको बोलते हैं। इसको वैसे सर्च कर लेना फिर नेट पे प्रॉपर इसको देखने के लिए। तो पोर्सलिन का उसने फिल्टर बनाया था 1884 में। कब बनाया था? 1884 में। और इस पोर्सलिन फिल्टर का काम था, ये जो चैम्बरलैंड फिल्टर था, इसमें छोटे छोटे सुराख थे। क्या था हमारे पास? छोटे छोटे सुराख थे। इतने छोटे छोटे थे कि जो पानी है या कोई फ्लूइड है वो तो फिल्टर हो जाता था, वो तो फिल्टर हो जाता था, लेकिन कोई बैक्टीरिया या इस तरह का कोई सॉलिड पार्टिकल या कोई बड़ा पार्टिकल जो है वो उससे फिल्टर नहीं हो पा रहा था, उससे फिल्टर नहीं हो पा रहा था। तो देखो एडोल्फ ने कहा था कि ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है। उस बंदे ने, इवानोस्की ने ये बात कंफर्म करी कि ये वाकई कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो उसने चैम्बरलैंड फिल्टर यूज किया। कौन सा यूज किया? चैम्बरलैंड फिल्टर यूज किया। चैम्बरलैंड फिल्टर पोर्सलिन का बना होता है, और इसमें क्या है कि जो हमारे पास लिक्विड है या जो पानी है वो तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया इसमें सुराख इतने छोटे छोटे होते हैं कि उससे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, तो बैक्टीरिया फिल्टर के अंदर रह जाता है, और बाकी जो लिक्विड है या जो वाटर है वो हमारे पास क्या हो जाता है? वो हो जाता है फिल्टर आउट। तो फिल्टर आउट होने के बाद अब देखो, अब अगर ये बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया तो चैम्बरलैंड फिल्टर के अंदर रह गया, तो इसने यही समझा कि अब मैं चेक करता हूं कि ये जो फिल्ट्रेट है इसको मैं क्या नाम दूंगा? अब फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है, टोबैको एक्सट्रैक्ट उसने लिया, उसको चैम्बरलैंड फिल्टर से गुजारा। चैम्बरलैंड फिल्टर से गुजारने के बाद क्या किया उसने? फिल्ट्रेट लिया। अब ये जो फिल्ट्रेट है उसने ये फिल्ट्रेट उठा के दोबारा हेल्दी प्लांट्स पे डाल दिया। क्या किया? दोबारा से ये फिल्ट्रेट उठा के हेल्दी प्लांट्स पे डाल दिया। तो ये यही सोच रहा था कि अगर ये कि बैक्टीरिया इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो अगर ये नहीं है तो यहाँ पे बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन काम हुआ उसके ऑपोजिट, कि यहाँ पे जब उसने फिल्ट्रेट टोबैको प्लांट के ऊपर डाल दिया तो फिर भी वो बीमारी हो गई। तो ये बंदा बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या सीन है कि मैंने इस पे फिल्टर प्रॉपर लगाया, इसमें से बैक्टीरिया सारे फिल्टर किए, माइक्रोब सारे फिल्टर किए, उसके बाद भी ये फिल्ट्रेट अगर मैं होस्ट सेल्स पे डाल रहा हूँ तो वहां पे बीमारी काज हो रही है, वहां पे बीमारी काज हो रही है। ये उसकी रिसर्च फाइंडिंग थी कि उसने कहा था कि ऐसी कोई चीज है कि वो फिल्ट्रेटेबल है। वो क्या है? फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल है, तो इसने उसको नाम दिया था फिल्टरेबल एंटिटीज। क्या नाम दिया था? फिल्टरेबल एंटिटीज। अब ये बेचारा, मैंने क्या कहा कि ये उस वक्त क्या था, हमारे पास फ्रेशली ग्रेजुएट था, तो इसने मतलब इसके जहन में कुछ तो था कि यार ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन वो इस वजह से नहीं शो कर पा रहा था कि यार मतलब कोई जो माइंड सेट था ना कि अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट, यार ये ना हो कि कोई और चीज और मैं गलत बयानी कर दूं। एक ये बात। दूसरी ये बात कि उस वक्त जब कॉक्स के पास्टुलेट थे चार, जो मैंने पिछले लेक्चर में जिसको हमने डिटेल में डिस्कवर किया था कि अगर कोई माइक्रोब है तो वो माइक्रोब क्या होगा कि अगर उसे कोई डिजीज हो रही है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो माइक्रोब फिर ग्रो करेंगे एक प्योर कल्चर में, किसमें? जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। रॉबर्ट कॉक का तो यही काम था। तो वो होना चाहिए, वो जो चार पास्टुलेट्स है उसके मुताबिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज डेवलप करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने? एक तो ये काम हुआ कि जब फिल्ट्रेट उस पर छिड़क दिया तो दोबारा जो है ना वो बीमारी काज होगी, तो फिर परेशान। फिर उसने क्या किया कि ये जो फिल्ट्रेट उठाया था इसको ग्रो करने की कोशिश की। मतलब ये फिल्ट्रेट उठा के उसने पैटी डिश में डाला। किसमें डाला? पैटी डिश में। और उसमें एगर वगैरह डाल दिए कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो प्योर कल्चर करने की कोशिश की। ये जो एक्सट्रैक्ट उसने लिया था होस्ट सेल से, उस होस्ट सेल को, उस एक्सट्रैक्ट को प्योर कल्चर करने की कोशिश की, उसको ग्रो करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि जब इसको कल्चर करने की कोशिश की तो अगर बैक्टीरिया होता तो एगर मीडियम में वो कॉलोनीज बना लेता, वो कल्चर हो जाता, वो अपना तादाद बढ़ा देता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कल्चर हुआ ही नहीं। तो इसको बड़ी टेंशन, यार ये चीज कल्चर भी नहीं हो रही, मतलब कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है तो कैसे है? क्योंकि जो कोर्स का दूसरा या तीसरा जो भी है, लेकिन जो प्योर कल्चर बनाने का जो पास्टुलेट है उसको ये पूरा ही नहीं कर पा रहा था, मतलब वहां पे जाके फेल हो जाता था। ये बंदा एडोल्फ मेयर ये भी वहां पे जाके फेल हुआ था, क्योंकि वहां पर भी ये जो एक्सट्रैक्ट उसने निकाला, जो सैप निकाला, उसको कल्चर नहीं कर पा रहा था। उसको अलग इन विट्रो लेबोरेटरी में जाके एगर के अंदर वो चीज कल्चर नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इसने नहीं यार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा, और यहाँ उसने अपना काम छोड़ दिया। इवानोस्की ने भी यही किया, उसने फिल्ट्रेट तो निकाल दिया, फिर उस फिल्ट्रेट को कल्चर करने की कोशिश की, उसने ये एक्सट्रैक्ट को भी कल्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रो नहीं किया। वो एगर मीडियम में या प्योर कल्चर में उसने ग्रो नहीं किया। तो जो बैक्टीरियल कल्चर मेथड है उसको उसने जस्टिफाई नहीं कर पाया।
तो उसने क्या कहा, यार ये चीज कल्चर नहीं हो रही तो ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं है। इवानोव्स्की का जो मेन काम था, उसने ये कहा कि ये बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ये कोई बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है कि या तो वो डिफेक्टिव है, मतलब उसमें फैलने की या कल्चर होने की सलाहियत नहीं है और बहुत साइज में छोटा रह गया, उसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, या फिर ये कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है। दूसरी बात उसने क्या की थी कि या तो ये कोई डिफेक्टिव बैक्टीरिया है या फिर ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है। अब बैक्टीरियल टॉक्सिन मतलब बैक्टीरिया के साथ से कोई जहर निकल रहा है, वो जहर लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जो कि बीमारी तो काज कर रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया का टॉक्सिन है। वो क्या, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया का टॉक्सिन है। तो यहाँ पे आके इवानोव्स्की ने ये फाइंडिंग जो है ये शो करवा दी। फिर कहाँ पे हुआ, फिर वो यहाँ पे हुआ कि उसका प्योर कल्चर बना नहीं सका। तो मतलब शक तो इसे हो गया था कि यार ये कोई अजीब सी एंटिटी है, लेकिन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था बेचारा, तो वो ये फैसला कर ही नहीं पाया, मतलब ये चीज पब्लिश ही नहीं कर पाया कि यार कोई और बायोलॉजिकल एंटिटी भी हो सकती है। अगर वो ये चीज पब्लिश कर देता तो आज फादर ऑफ वायरोलॉजी जो है वो हमारे पास इवानोव्स्की होता। मेन कंट्रीब्यूशन इसकी बहुत ज्यादा है किसमें, कि वायरोलॉजी को बेसिकली डिस्कवर जो है वो इसने किया, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां कर बैठा कि ये जो कॉक्स के पोस्टुलेट को बिल्कुल इमिनोआन मान बैठा कि अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो ये चीज नहीं होगी। तो एक वो चीज है कि उसने कोई फैसला नहीं किया कि यार ये कोई न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी हो सकती है, बल्कि उसने ये कह दिया कि ये कोई डिफेक्टिव बैक्टीरिया है या फिर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज काज कर रहा है। तो इसमें उसने यही कह दिया कि यार ये कोई बैक्टीरिया की या उस बैक्टीरिया है या फिर कोई बैक्टीरिया के टॉक्सिन है। यहाँ पे आके ये बात ही खत्म हो जाती है। अब जाते हैं अगले उस पे। 1892 में ये काम हुआ था इवानोव्स्की का। अब बुक्स में काफी सारों में जब वायरोलॉजी की डिस्कवरी आती है तो इवानोव्स्की का नाम तो जरूर आता है, क्योंकि सबसे पहले ये काम जो है वो इन्होंने किया है। ये जो फिल्टरेबल वायरसेस थे या जो फिल्टरेबल वायरसेस, उसका नाम नहीं है, उसने कहा था फिल्टरेबल एंटिटीज। ये जो नाम था ये इवानोव्स्की ने दिया था कि कोई चीज है जो फिल्टर भी हो जाती है, चैम्बरलैंड फिल्टर से निकल आती है, उसके बाद भी वो बीमारी कॉज कर रही है। तो यहाँ पे आके इसका काम भी खत्म हो जाता है। इसके मेन बातें क्या थी इवानोव्स्की की, मतलब एक तो ये रशियन था, फिर ये यूक्रेन गया, वहां पे उसने बीमारी को ऑब्जर्व किया, डिजीज को। उसने मेन जो है कि उसने चैम्बरलैंड फिल्टर यूज किया था, फिल्टर होने के बाद भी वो चीज काज कर रहा था बीमारी, वो जो एंटिटी थी वो अभी भी टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो काज कर रहा था। इसने उसको कल्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये कल्चर भी नहीं हो पाया। अब जो वायरसेस का स्ट्रक्चर या जिन्होंने वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा है या जिसको थोड़ा बहुत वायरोलॉजी का इल्म है, वो अभी यहाँ की चीज समझ रहा होगा कि क्यों वो कल्चर नहीं हो पाए, या जिन्होंने वायरस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, या जिन्होंने ये देखा है कि मतलब जो पिछला लेक्चर है कि हमें वायरसेस को समझना क्यों जरूरी है, या उसका इंट्रोडक्शन जो वायरस का इंट्रोडक्शन सेशन था, अगर वो देखा है तो उन लोगों को भी ये समझ आ रही होगी कि हमारे पास ये क्यों क्या नहीं हुए थे, कि हमारे पास क्यों ग्रो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे आके इवानोव्स्की का काम भी खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेर्निक की तरफ। मार्टिनस बेर्निक, फादर ऑफ वायरोलॉजी। मार्टिनस बेर्निक ने 1898 में, मार्टिनस बेर्निक जो है ये भी हमारे पास जर्मन था। क्या था हमारे पास, जर्मन था, डच कह दो, डच था, सॉरी जर्मन नहीं था, नेदरलैंड का था, डच साइंटिस्ट था। तो जब ये एडोल्फ मेयर इधर गया था तो उस वक्त नेदरलैंड में ये बंदा भी टोबैको मोज़ेक पे काम कर रहा था, और इसको बिल्कुल पता नहीं था कि रशिया में ये बंदा जो है काफी बड़ी डिस्कवरीज कर चुका है। तो इसको इस बंदे का पता नहीं था और इस बंदे को इसका पता नहीं था। दोनों सेम चीजों पे काम कर रहे थे, दोनों सेम चीजों पे काम कर रहे थे। सेम चीजों पे काम करने के बाद इस बंदे ने भी वही चैम्बरलैंड फिल्टर यूज किया, वही सारा प्रोसेस किया। ठीक है, तो इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि जो काम इसने किया वो काम इसने भी किया कि यार ये चीज फिल्टर हो रही है, उसके बाद भी बीमारी काज कर रही है। लेकिन एक जो चीज है, एक फाइंडिंग जिसने वायरोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया, वो इस बंदे का काम है। इसने क्या किया, इसने जब वो सारा कुछ कर रहा था ना, तो इसने एगर मीडियम के मतलब उसको जब कल्चर करने की कोशिश की तो उसने एगर मीडियम वाला तरीका फॉलो नहीं किया, बैक्टीरियल कल्चर मेथड फॉलो नहीं किया, बल्कि उसने वो उठा के दोबारा से होस्ट में डाल दिए। किस में डाल दिए, लिविंग प्लांट टिश्यूज में डाल दिए। लिविंग जो हमारे पास टोबैको प्लांट है उसमें उसने वो जो फिल्टर था वो डाल दिया। तो जब लिविंग प्लांट में उसने फिल्टर डाला तो वहां पे बीमारी काज हो गई। तो इसने ये बात जो है ना एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया कि यार ये कल्चर हो सकते हैं, लेकिन इनको कल्चर होने के लिए लिविंग होस्ट सेल चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास, लिविंग होस्ट सेल। अब ए सेल्यूलर जो हम प्रॉपर्टीज वायरसेस की कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इसमें ए सेल्यूलर ये नहीं नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी है, लिविंग प्रॉपर्टीज भी है। तो हमने कहा कि जब अगर वायरस ने रेप्लिकेट करना है, वायरस ने ग्रो करना है, वायरस ने प्रोजेनी बनानी है, तो उसके लिए उसका होस्ट होना जरूरी है, क्योंकि होस्ट के बाद ये बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज रहते हैं। लेकिन अगर होस्ट के अंदर जाएंगे तो ये होस्ट की मशीनरी यूज करके
अपनी रेप्लिकेशन करेंगे। अब जो इवानोस्की बेचारा एगर डाल रहा था, तो एगर में तो कोई लिविंग चीज है ही नहीं, वो तो खुद मतलब नॉन लिविंग है, तो वो उसकी वजह से उसको कोई लिविंग होस्ट वायरस को नहीं मिल रहा था, तो वहां पे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। जब उसने लिविंग प्लांट्स यूज किया बेर्निक ने, किसने? बेर्निक ने, तो वहां पे वो वायरस ग्रो करना शुरू कर दिए। तो एक इसने ये फैसला लिया कि हमारे पास ये जो चीजें हैं, इसको अगर हम लिविंग होस्ट सेल दे तो वहां पर ये ग्रो करेंगे, और वहां से दोबारा कर स्टार्ट करें तो वही चीजें हमें मिलेंगी। तो वो एक चीज ये काम इसने लिविंग होस्ट सेल वाला जो फिनोमिना था वो बेर्निक ने दिया। एक बात, दूसरे उसने फिर आखिर में अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड करते हुए ये कहा कि ये हमारे पास कोई अलग ही बायोलॉजिकल एंटिटी है, कोई अलग ही, मतलब ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई अलग ही एंटिटी है, कोई अलग बायोलॉजिकल चीज है जो बीमारियां काज कर रहा है, बहुत छोटा भी है और मतलब फिल्टर भी हो रहा है, फिल्टरेबल एंटिटी भी है, लेकिन ये कोई अलग चीज है। तो अलग चीज की वजह से उसने इसको नाम दिया वायरस का। किसका नाम दिया? वायरस का नाम दिया। अब वायरस वैसे तो बहुत पुराना है, मतलब 1400-1500 कबले मसीह में चले जाए तो वायरस का नाम लैटिन में था जिसका मतलब पॉइजन था, लेकिन उसने इसका नाम, इसको इसलिए वायरस कह दिया, ये जो अलग सी एंटिटी थी इसको इसलिए वायरस कह दिया ताकि ये डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन माइक्रोब्स। अब माइक्रोब उस वक्त, ये माइक्रोब का नाम किसने दिया था? अगर याद आ रहा हो तो 1885 में लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया को माइक्रोब का नाम दिया था। तो वो ये चीज को यार बंदा जो है ना वो कंफ्यूज ना हो जाए कि माइक्रोब है या अलग चीज है, तो वो उसने कहा कि माइक्रोब नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक अलग एंटिटी है। उस अलग बायोलॉजिकल एंटिटी को उसने नाम दिया वायरस का। उस अलग बायोलॉजिकल एंटिटी को उसने क्या नाम दिया? वायरस का नाम दिया। वायरस का नाम देने के बाद उसने एक जुमला जो है वो कहा कि ये हमारे पास जो बायोलॉजिकल एंटिटी है ये असल में है क्या? ये है हमारे पास कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब ये लैटिन वर्ड है, लैटिन है हमारे पास, नेदरलैंड वालों की जुबान है, लेकिन इसका जो मतलब बनता है वो ये बनता है कि ये जो अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है या ये जो वायरस है ये हमारे पास है लिविंग, क्या है? लिविंग कंटेजियस फ्लूइड, लिविंग कंटेजियस फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी गलती जो इसने की है, उसने ठीक है वायरस को डिस्कवर भी कर लिया, उसने ये भी बता दिया कि कोई अलग एंटिटी है, इसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है, लेकिन आखिर उसने क्या दी कि एक लिविंग है, कंटेजियस है, मतलब डिजीज काज करता है, लेकिन ये फ्लूइड है। उसने ये नहीं कहा कि ये कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई और चीज है, लेकिन उसने कहा कोई अलग बायोलॉजिकल चीज है जो कि फ्लूइड है, जो कि क्या है हमारे पास? फ्लूइड है। ये बात उसने कह दी कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, मतलब लिविंग कंटेजियस कोई फ्लूइड है जिसको उसने नाम क्या दिया? वायरस का, जिसको उसने नाम क्या दिया? वायरस। और वायरस वैसे भी पॉइजन के लिए यूज होता है, वेनम के लिए यूज होता है। किसके लिए? वेनम के लिए। तो वेनम हमें तकरीबन अमूमन जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इस वजह से कहते हैं कि ये लिविंग कंटेजियस फ्लूइड है, ये कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि डिजीज काज कर रहा है, और वो फ्लूइड लिविंग है। वो फ्लूइड क्या है? लिविंग है। तो यहाँ पे आके मार्टिनस बेर्निक जो है 1898 में उसने अपनी ये बातें पब्लिश की, जिसमें फिर लोगों को पता चला कोई वायरस ना, फिर उसके बाद इस पे काम होना शुरू हुआ। इसी दौर में मतलब अब यहाँ पे आके टीएमडी के लिए, मतलब जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है उसके लिए उसने कहा कि इसके लिए जो हमारे पास एजेंट है वो टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम उसने दिया, उसको क्या दिया? टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन उसने अब साथ में ये भी कहा कि ये हमारे पास लिविंग कंटेजियस फ्लूइड है। क्या है हमारे पास? फ्लूइड है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, क्योंकि हमें अब पता है, उस वक्त लोगों को पता नहीं था। अब हमें पता है कि वायरस जो है वो कोई फ्लूइड नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है हमारे पास प्रॉपर। ठीक है, तो ये बात उसने थोड़ी गलत कह दी थी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इसी दौर में। ठीक है, अब ये काम हो रहा था किसमें? डच में, नेदरलैंड में हो रहा था टीएमबी पे। इसी दौर में फ्रेडरिक लोफलर और एक और साथ और साइंटिस्ट था, फ्रॉक। क्या था? फ्रॉक या फ्रॉस्ट। तो वो दो थे। अब ये दोनों बंदे जो है ये रॉबर्ट कोख के असिस्टेंट भी थे और उनके स्टूडेंट भी थे। ठीक है, ये फ्रेडरिक लोफलर और फ्रॉक। यही लोफलर वो बंदा है जिसने कॉक्स के पास्टुलेट को पब्लिश करवाया। ठीक है, मतलब जो तरीकाकार रॉबर्ट कॉक का होता था वो उसको पब्लिश किया 3 पास्टुलेट्स में, वो फ्रेडरिक लोफलर का ही काम है। तो यही दोनों साइंटिस्ट उस वक्त जर्मनी में एक और एनिमल में डिजीज थी, प्लांट में तो ये चीज डिस्कवर होगी कि ये कोई वायरस है, कोई अलग चीज। देखो यहाँ से डिस्कवरी शुरू हो गई थी, प्लांट में तो वो चीज डिस्कवर होगी। इसी दौरान 1898 में फ्रेडरिक लोग जो है वो एनिमल की बीमारी थी जिसको कहते थे फुट एंड माउथ डिजीज। क्या? फुट एंड माउथ डिजीज। अब अगर इन चीजों को समझना कि कौन कौन सी बीमारी, तो थोड़ा बहुत सर्च कर लिया अगर गूगल पे कि ये किस तरह दिखती है, कहाँ होती है, वगैरह वगैरह। फुट एंड माउथ डिजीज ये एनिमल की एक डिजीज है जिसमें जो हमारे पास चौपाए होते हैं, जो गाय भेड़ बकरियां वगैरह होती है, एक तो उनके मुंह पे लेजन निकल आते हैं, पाँव में लेजन मतलब दाने फोड़े से निकल आते हैं, जुबान उनकी पक के खराब हो जाती है, उस पर जगह जगह पे जैसे फ्लूइड मोज़ेक में भी धब्बे पड़ रहे थे, उनकी जुबान पे भी धब्बे पड़ जाते थे।
इस बीमारी को कहते थे फुट एंड माउथ डिजीज। उसको क्या बोलते थे? फुट एंड माउथ डिजीज। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे FMD। इसको क्या लिखेंगे? FMD। तो वो इस FMD पे काम कर रहे थे और उन्होंने भी ये सारा प्रोसेस किया, बेर्निक वाला भी ये सारा किया। पहले उनको चैम्बरलैंड फिल्टर से गुजारा, चैम्बरलैंड फिल्टर से गुजारने के बाद अब देखो बेर्निक तो ये बात क्या दी थी, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये कोई हमारे पास अलग एंटिटी है, कोई वायरस है, कोई अलग एंटिटी है हमारे पास जो कि बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा फिल्टर यूज किया, चैम्बरलैंड फिल्टर। मतलब ये चैम्बरलैंड फिल्टर था, वहां से एक फिल्ट्रेट निकल आया। अब इस फिल्ट्रेट, अब चैम्बरलैंड फिल्ट्रेट में हमने क्या कहा था कि इसमें सुराख होते हैं जो कि बैक्टीरिया और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं आने देते, बाकी फिल्टर बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद इस फिल्ट्रेट को एक और फिल्टर से गुजारा जिसको कहते हैं कितासाटू फिल्टर। अब ये उस वक्त ऐसा फिल्टर था जो चैम्बरलैंड की थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन थी जिसमें सुराख और भी ज्यादा छोटे थे। मतलब अगर टिम्बर इसकी मैं बात कर रहा हूँ बिल फर्जी, कोई एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, सिर्फ समझा रहा कि चैम्बरलैंड के अगर सुराख 2 नैनोमीटर डायमीटर के थे तो उसके 1 नैनोमीटर के थे, मतलब उसके सुराख और ज्यादा छोटे थे। तो क्या हुआ, जब फिल्ट्रेट को वहां से गुजारा गया तो उसके बाद वो फिल्ट्रेट उसने वो बीमारी काज नहीं की, तो इट्स मीन कि वो जो कोई चीज थी वो इस फिल्टर के अंदर रह गई। अब क्योंकि अगर वो फ्लूइड होता, यहाँ से देखो इनका मेन काम क्या था, इन्होंने जो मेन, इसके लिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि जब उन्होंने ये वाला फिल्टर यूज किया कितासाटू फिल्टर, तो उस फिल्टर की वजह से जो फिल्ट्रेट चैम्बरलैंड फिल्टर से गुजरा था वो जब कितासाटू से गुजरा, क्योंकि इसमें सुराख और ज्यादा छोटे थे तो फ्लूइड तो सारा बाहर निकल आया। क्योंकि फ्लूइड के लिए वो मतलब बंद ना हो तो फ्लूइड तो निकल ही आता है चाहे कितना भी छोटा सुराख हो, लेकिन फ्लूइड सारा निकल आया। और जब वो फ्लूइड दोबारा होस्ट सेल में डाला गया तो वहां से कोई बीमारी काज नहीं हुई। तो इट्स मीन दो बातें यहाँ पे कंफर्म हो गई। एक बात तो ये कि ये जो हमारे पास वायरस है ये कोई फ्लूइड नहीं है। बेर्निक ने क्या बात की थी कि ये कोई फ्लूइड है, तो एक बात तो ये कंफर्म होगी कि ये कोई फ्लूइड नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड होता तो आगे जाके हो सकता फिर से ये क्या करता, फिर से हमारे पास ये बीमार करता या उसको इफेक्ट करता। तो ये एक फ्लूइड नहीं है। इन बंदों ने क्या किया, फ्रेडरिक लॉफलर और फ्रॉक ने ये बात प्रूव की कि ये कोई फ्लूइड नहीं है। दूसरा ये कि ये कोई सॉलिड पार्टिकल है जो कि बहुत छोटे साइज का है, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है जो कि बहुत ही छोटे साइज का है और कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, कोई अलग ही एंटिटी है। तो यहाँ पे आके वायरस के बारे में काफी सारे लोगों को पता चल गया और यहाँ से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई कि एडोल्फ मेयर ने थोड़ा सा कहा था कि यार अगर वो फिल्टर निकाल के हम डाल दें किसी होस्ट पे तो वहाँ पे बीमारी हो जाती है। तो वनोस्की ने चैम्बरलैंड का फिल्टर यूज किया, उसके बाद थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार ये कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, या तो कोई डिफेक्टिव बैक्टीरिया है और या हमारे पास कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। लेकिन बेर्निक ने प्रॉपर काम किया, उसने कहा कि यार ये कोई अलग ही बायोलॉजिकल एंटिटी है, बैक्टीरिया से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक फ्लूइड है। ये क्या है, वायरस का नाम भी उसने दे दिया, लेकिन उसने कहा कि ये कोई फ्लूइड है। तो फ्लूइड भी ये नहीं था, इस बात को प्रूव किया फ्रेडरिक लॉफलर और फ्रॉस्ट ने। ये फ्लूइड नहीं है बल्कि बहुत ही छोटे छोटे कोई पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल, जिनको अगर कितासाटू फिल्टर से गुजारा जाए तो उसके बाद इसमें से जो वायरस से वो रह जाते हैं और फ्लूइड जो है वो निकल जाता है और वो फ्लूइड फिर होस्ट को बीमार भी नहीं करता। और ये फिल्टर कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि कोई जाली उससे निकाल दिए, प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर थे। जैसे ये जो चैम्बरलैंड फिल्टर या कितासाटू फिल्टर है ये कूलर की तरह के, उसमें सारा वो डाल दिया और कूलर के टाइप के, मतलब इस तरह के फिल्टर होते थे। तो उससे फिर जो फ्लूइड है वो निकलता था और बाकी चीजें उसके अंदर रह जाती थी। तो इसको फिर सर्च कर लो ये किस तरह के दिखते थे। इसको आम फिल्टर ना समझ लेना कि हम चांदी कोई समझ ले कि यार इससे फिल्टर हो गया, नहीं ऐसा नहीं था। तो ये बात हो गई। यहाँ पे आगे हमें पता चल गया कि यार वायरस नाम की भी कोई चीज है 1898 तक। तो इससे कितने सारी बातों का पता चला कि फ्लूइड का नाम किसने उसको दिया था, मार्टिन बेर्निक ने। किसने प्रूव किया था कि सॉलिड जो हमारे पास वायरसेस हैं वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना कि फ्लूइड, तो वो लॉफलर का काम था, फ्रेडरिक लॉफलर। किसने कहा था कि यार ये कोई चीज फिल्टरेबल एंटिटी है, फिल्टरेबल एंटिटी का काम था इवानोस्की का, जिसके वजह से बुक्स में काफी सारा इनको देखा जाता है। और एक ये कि फ्रेश ग्रेजुएट था तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। और किसने उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज का नाम दिया था, वो दिया था एडोल्फ मेयर ने। यहाँ पे आके वायरसेस जो है ना वो डिस्कवर हो गए। उसके बाद फिर काफी काम हुआ। क्या हुआ, काफी काम हुआ। तो देखो 1898 में क्या नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट में निकला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने FMD वायरस जो है, FMDV फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, वो उन्होंने एनिमल में निकाल लिया। 1900 में अमेरिका में ये वाल्टर रीड जो है US आर्मी में था और वहां पे एक आउटब्रेक को ये क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था येलो फीवर का। किसका, येलो फीवर का जो आउटब्रेक था, बुखार था, जो वो वायरल डिजीज है हमारे पास येलो फीवर, जिसमें जॉइंटिस हो जाता है या कान हो जाता है बेसिकली। हेपेटाइटिस नहीं है, येलो फीवर थोड़ी और चीज है, आंखें पीली पड़ जाती है उसमें।
इसकी वजह से उसको येलो फीवर कहते हैं। तो उस येलो फीवर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इससे पहले भी ये बीमारी थी। तो उस वक्त वहां पे उसने डिस्कवर किया कि यार ये येलो फीवर भी एक वायरस की वजह से होता है। उसको उसने नाम दिया था येलो फीवर वायरस। क्या नाम दिया था? येलो फीवर वायरस, YFV। तो ये यहाँ पे आके फिर फर्स्ट ह्यूमन डिजीज वाला जो वायरस है वो डिस्कवर हुआ 1900 में। 1892 में इस यहाँ से बात चली TMDV जो है हमारे पास, TMV टोबैको वायरस, प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर हुआ वायरस। फिर एनिमल में हुआ फुट एंड माउथ डिजीज वाला। फिर 1900 में वाटर रीड ने क्या किया, उसने हमारे पास येलो फीवर वाला जो वायरस था वो डिस्कवर किया, फर्स्ट ह्यूमन वायरस जो डिस्कवर हुआ है। उसके बाद फिर धड़ल्ले से काम शुरू हो गया। 1905 में रेबीज वायरस भी डिस्कवर हो गया। हालांकि लुइस पास्चर ने 1885 में रेबीज के लिए वैक्सीन बना दी थी। इवन जो एडवर्ड जेनर है उसने 1796 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बना दी थी। स्मॉल पॉक्स भी तो हमारे पास वायरस की वजह से होता है, रेबीज भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या चीज है। उन्होंने इलाज तो ढूंढ लिया था, लेकिन किस वजह से हो रहा है, कैसी एंटिटी है, वो उनको नहीं पता था। इस चीज को ज्यादा हम समझेंगे, ये सारी हिस्ट्री तब रिलेट होगी जब हम वैक्सीनेशन और उसकी हिस्ट्री देखेंगे, तब चीजों को हम रिलेट कर पाएंगे कि क्यों उनको हालांकि पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैक्सीन बना ली। क्योंकि यहाँ पे फिर रोल आ जाता है इम्यूनिटी का, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो या नेचुरल इम्यूनिटी हो, एक्टिव हो या एक्वायर्ड हो, ये चीजें वहां से एक्सप्लेन होती है, वहां से फिर ये ब्रॉड लेवल पे चली जाती है, तो उनको वहां पे देखेंगे। लेकिन 1905 में रेबीज वायरस हो गया। फिर इसी तरह साल बढ़ते गए और डिस्कवरीज होती गई, पोलियो वायरस भी डिस्कवर हो गया। उसके बाद 1917 में ट्वार्ट है हमारे पास, वॉट इसको कहते हैं, नाम इसका टी से शुरू होता है, वॉट इसको कहते हैं। इन्होंने 1917 में, हाँ, इसके लगभग जो है वो बैक्टीरियोफेज जो है वो डिस्कवर कर लिया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही खा रहा था, जो बैक्टीरिया को ही इफेक्ट कर रहा था। फेज का मतलब ही ईटर होता है, तो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो वो वायरस जो है वो भी डिस्कवर हुए। तो यहाँ पे आके 1928 में काफी सारा डाटा जो है वो वायरस से रिलेटेड, बहुत सारे वायरसेस, स्मॉल पॉक्स के, चिकन पॉक्स के, येलो फीवर के, टोबैको मोज़ेक के, हमारे पास FMDV के, बहुत सारे सपोज मतलब जो वायरसेस है, पोलियो वायरस हो गया, टीबी, और टीबी तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये जो वायरसेस थे, ये उस वक्त हर्पीज वायरस, ये सारे डिस्कवर हो गए थे, ये सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए थे। इवन जो TM रिवर है उसने 1928 में, कब, 1928 में फर्स्ट वायरोलॉजी की बुक लिखी। क्या लिखी? फर्स्ट वायरोलॉजी की जो बुक है वो हमारे पास, वायरोलॉजी पे पहली बुक 1928 में TM रिवर ने लिखी थी। और मजे की बात बता दूं कि ये बुक तक लिखी गई, लेकिन अभी तक किसी ने वायरस को देखा नहीं था। वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वायरस जो है वो दिखता कैसे है, किस शेप में होता है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? वायरस इतना छोटा है कि जो आम माइक्रोस्कोप है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो उस वक्त साइंटिस्ट के पास अवेलेबल था, उससे ये दिखता ही नहीं है, ये उससे दिखता ही नहीं है। मतलब उन्होंने सारे कि यार ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई और चीज है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके शेप क्या है, किस शेप में, रॉड में है, गोल है, लंबे हैं, छोटे हैं, बोने हैं, क्या किस तरह के, टिड्डे हैं, त्रिड्डे हैं, जो भी है। किसी को स्ट्रक्चर का पता नहीं था, किसी को शेप का पता नहीं था, किसी को उसकी मॉर्फोलॉजी का पता नहीं था वायरस का, लेकिन बुक तक लिख डाली साइंटिस्ट ने। फर्स्ट वायरोलॉजी को 1928 में आया। जो शेप की बात थी कि यार इसका शेप कैसे होता है, वो तब ही पॉसिबल हुआ जब 1933 में, कब, 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। क्या इन्वेंट हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप से वायरसेस नहीं दिखते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस नजर आ जाते हैं। तो 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। फिर 1935 में, ये बास बुक्स में ये बात होती है, 1935 में सबसे पहले स्टेनले ने जो कहा, ये भी अमेरिकन था, WH स्टेनले जो है, इसने वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म किया। मतलब यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई, मतलब इसने इसको सबसे पहले क्रिस्टल की फॉर्म में इकट्ठा किया, किसको, वायरसेस को, उसको क्रिस्टल फॉर्मेशन दी। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव होगी कि यार ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग क्रिस्टल तो बन जाते हैं, लिविंग के क्रिस्टल नहीं बन सकते। लेकिन सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया? वो स्टेनले ने 1935 में किया। कब किया? 1935 में। उसके बाद 1939 में जाके सबसे पहले ये जो TMV है इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। कब? 1939 में। डिस्कवर कब हुआ था? 1892 98, मतलब 92 से उस पर काम हो गया था, डिस्कवरी शुरू हो गई थी। लेकिन कितने साल बाद 1939 में जाके सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो TMV वायरस है ये दिखने में कैसे होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद तो फिर रेवोल्यूशन आ गया बायो की फील्ड में, न सिर्फ वायरोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, नहीं, ओवरऑल बायो की फील्ड में फिर रेवोल्यूशन आते गए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद। तो ये थी हमारे पास कुछ डिस्कवरी जो कि वायरसेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थी कि एडॉल्फ मेयर का क्या काम था, इवानोस्की का मेन कंट्रीब्यूशन इसमें क्या था, उसके बाद फ्रेडरिक जो हमारे पास बेरनिक है उसका क्या काम था, उसने जो बात की थी कंटेजियम बायोम फ्लूइडम, वो किसकी बात थी, से बहुत सारे MCQs, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे जो MD कैट से रिलेटेड MCQs वगैरह है वो यही से
हल हो जाते। फिर उसके बाद फ्रेडरिक लोफलर का क्या काम था कि टसाटो फिल्टर किसने यूज किया, चैम्बरलैंड फिल्टर सबसे पहले किसने यूज किया। चैम्बरलैंड फिल्टर खुद जो है वो चैम्बरलैंड साइंटिस्ट था, लुईस पास्चर का दोस्त था, उसने बनाया था 1884 में। कब बनाया था? 1884 में। तो ये चीजें फिर वाल्टर रीड ने सबसे पहले ह्यूमन वायरस जो कि येलो फीवर वायरस है उसको डिस्कवर किया। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वाल्टर रीड ने ह्यूमन वायरस डिस्कवर किया, फ्रेडरिक लोफर ने एनिमल वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया, जबकि इवानोस्की या बेर्निक इन दोनों का मिला के काम कह सकते हो। मतलब ये बेचारे, इसको पता ही नहीं था उस वक्त, जहन इसका बड़ा काफी फ्रेश था, नहीं तो ये इसके नाम अभी भी डिस्कवरी में इसका नाम काफी चलता है, क्योंकि इसने तो थोड़ी बहुत उसके अपडेट किया था और कुछ नहीं किया था। तो जो प्लांट वायरस है उसका सिरा इन दोनों के जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी बेर्निक को कहते हैं। उसके बाद वाल्टर रीड के बाद टीएम रिवर ने 1928 में पहली बुक लिखी बायोलॉजी पे, और इससे पहले मैंने कहा 1978 में क्वार्ट ने जो है बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। 1905 में रेबीज वैक्सीन डिस्कवर हो गई थी, रेबीज वैक्सीन क्या, रेबीज वायरस। तो काफी सारे वायरस का, पोलियो वायरस, ये सारी चीजें इसी दौर में हो गई थी। 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ, और 1935 में डब्ल्यू एच स्टैनले ने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। फिर 1939 में, मतलब इसकी इन्वेंट्री के 6 साल बाद, सबसे पहले टीएमई का जो वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसको देखा गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से फिर इसकी हिस्ट्री चल गई। तो होप्स आप लोगों को हिस्ट्री की समझ आ गई होगी। आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, वायरसेस की कितनी क्लासेस है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में आपने कहा कि 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, जब मोनेरा से स्टार्ट होते हैं और मेमल्स पे चले जाते हैं, मेमेलिया पे। लेकिन इससे पहले इसी तरह के वायरसेस की भी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें 6-7 ग्रुप्स हैं। तो हमने उसमें जो मेन हमारे पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है उसको समझना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।